अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। तो आपको तो पता है बिना पढ़े तो पास हो नहीं सकते। पास फिर भी हो जाएंगे लेकिन नंबर अच्छे नहीं हो सकते, ऐसे ही है ना? तो ये मैंने 6 चैप्टर्स हाईलाइट किए हैं। फर्स्ट 3 हैं, इनमें से तकरीबन 30 मार्क्स का आ जाता है पेपर। ठीक है, अगर आपने 50 मार्क्स या 50 से प्लस लेने हैं तो आपको ये 7 लाजमी करने हैं। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना ये। अब इनमें कुछ जो सवाल हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या करना है आपको वो भी बता देता हूँ मैं। फर्स्ट चैप्टर में से आपने सिंपली डायमेंशंस के एडवांटेजेस मतलब होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन करनी है। इसमें आपने थोड़ी सी आप इसको समझ लें। नंबर वन, आपके पास है कि कोई इक्वेशन दे देंगे। जैसे अभी उन्होंने प्रेशर की दी थी रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, जिस तरह इन्होंने इधर किया डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, मतलब इधर वी एफ की डायमेंशन दी गई है। ठीक है, वी एफ किसके इक्वल होता है हमारे पास एल टी माइनस वन के। ठीक है, ऐसे ही ना, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर की डायमेंशन एल है, सेकेंड की डायमेंशन टी माइनस वन है। टी माइनस वन इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में। ओके, वी एफ की ये है। इसी तरह वी आई प्लस ए टी, वी आई भी सेम होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई। ओके, तो ए टी, ए क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी ओवर टाइम लिख सकते हैं। टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी बच जाएगी, तो दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड कर लिया तो टू बन गया। टू आपको पता है कि डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, जैसे ये प्रूव किया है वैसे ही आपने काइनेटिक एनर्जी की अभी प्रूव करके दिखाएं मुझे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। इसमें आपको फार्मूला कोई दे देंगे, जैसे एग्जांपल में इन्होंने किसका करवाया है, हाँ लैम्डा का दिया है। लैम्डा जो है वो एच ओवर एम बी के इक्वल है, इसके इक्वल करवा दिया है। और आपके पास जो मेन पेपर में आ जाता है वो ये आता है टाइम पीरियड का। ओके, तो ये कर सकते हैं आप, एक बार ट्राई करें इसको लाजमी। डायमेंशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई तीन आपने लिखनी है क्योंकि 3 नंबर का आता है ना शॉर्ट, तो ये शॉर्ट में आ सकता है। फिर आपके पास है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अभी आपको प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आया हुआ था, ऐसे था ना, तो आप इसको लाजमी करके जाएं। डायग्राम्स भी आ सकते हैं या सिंपली वो डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एंड आगे फिर लिख सकते हैं गिव एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट और परसेंटेज अनसर्टेनिटी किधर होती है, किसकी है। ये दोनों के लिए एक अलग अलग है। इसी तरह ट्रू वैल्यू और क्लोजनेस वैल्यू वो अलग है, फिर एग्जैक्ट वैल्यू वो भी अलग होती है। तो इस तरह के ये 3 पॉइंट्स आपने करने हैं। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एरर की टाइप्स कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। फिर है रूल्स, ये रूल्स आपने लाजमी करके जाने हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी, ये आप लाजमी करके जाएँ, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। अब देखो इसमें पॉसिबल 5 या 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं टोटल, तो इनमें से 2 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, जैसे ये एक एमसीक्यूज था, इसमें से जो सही है मतलब वी की जो वेरीफाई कर रही है वो कौन सी है। तो इसी तरह आपके पास ये हम होमोजेनिटी इक्वेशन यूज़ करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे इसका, क्वेश्चन 10 का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है, ये तो है ही नहीं ना मीट बाय। ओके, आप एक अभी करके दिखाएं, अभी आप ये सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें ये वाला, वो और ये आपके पास पेपर में आया था। ऐसे ही इस बार ये नहीं आ सकता, इसके साथ वाला भी आ जाएगा, ये इस तरह का। ठीक है, ओके, ये मैंने लिखा था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, फिर आपके पास होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन लिखा था मैंने। ओके, तो ये आपने करना है। फिर है हमारे पास सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में एक लॉन्ग आया था, इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग दे दे इस चैप्टर में, क्योंकि जैसा फर्स्ट एनुअल का पेपर होता है उसी टाइप का ही सेकंड एनुअल होता है, लेकिन कुछ कभी ज़्यादा इजी आ जाता है, कभी थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, तो हर किसी पे डिपेंडेंट होता है, हर अपने बंदे की सलाहियत पे होता है। सही है, तो मेन चीज़ आपको वेक्टर के रेजोल्यूशन पता होने चाहिए। 2 वेक्टर्स में करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब 2 कंपोनेंट्स होते हैं उसके। फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। ये मैग्नीट्यूड और ये दोनों चीज़ें जो ना ये नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होंगी प्रोजेक्टाइल वाले में, तो आपको बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
फिर यहाँ पे है प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये दो डेफिनेशन आ गई। ठीक है, मतलब दो क्वांटिटीज़, किसी भी दो क्वांटिटीज़ का जब प्रोडक्ट किया जाता है, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़, ये याद रखना है आपने, वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट अगर स्केलर क्वांटिटी देते हैं तो वो स्केलर प्रोडक्ट है, या डॉट प्रोडक्ट उसको कहते हैं। सिंपल हो गया। अब इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो क्वांटिटीज़, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लाई होती हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इस तरह आ जाता है। फिर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें क्रॉस लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। समझ गए? मेन चीज़ आपने वो लिख लेनी, फिर आपने एग्जांपल्स दे देनी है। स्केलर प्रोडक्ट की कौन सी है, वर्क है, पावर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये आपके पास चैप्टर 12 में भी बहुत यूज़ होगा, इसकी आप ये देख लें एक बार। देन प्रॉपर्टीज़ है, लॉन्ग में अगर आते हैं ना तो बोलेंगे डिफाइन व्हाट इज़ प्रोडक्ट या व्हाट इज़ मीन्ड बाय दिस प्रोडक्ट, दिस में आपके पास कोई दोनों में से आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास ये फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन फॉर अटेनिंग वेलोसिटी। तो इनमें से कोई न्यूमेरिकल इस टाइप का आएगा, एग्जैक्ट नहीं, हाँ एग्जैक्ट भी दे सकते हैं क्योंकि सेकेंड एनुअल है, तो मोस्टली पेपर आपका बुक में से ही आएगा। फिर वेक्टर प्रोडक्ट आ गया, वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशंस आपने लिख ली। हाँ एक चीज़ यहाँ पे, ये रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। ये किस चीज़ के लिए, ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, जो थंब होगा वो आपका नॉर्मल को कर रहा होगा, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है उसको कर रहा होगा वेक्टर प्रोडक्ट। फिर एग्जांपल्स आ जाती हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने हाईलाइट इस वजह से की है क्योंकि ये अभी पेपर में आई थी। उसने ये बोला था कि जो है वेक्टर जो है वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं ओबे करता। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट होती है इस वजह से। ओके, आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आ जाएंगे। एमसीक्यूज में ये चीज़ पूछी जाती है कि आई जे इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर है ये एग्जाम्पल आप करके जाएं और असाइनमेंट आप करके जाएं, बस ख़त्म। ये चैप्टर इतना सही था। ये नीचे मैंने वो न्यूमेरिकल्स वगैरह लिखे थे, न्यूमेरिकल्स इनमें से नहीं आने वाला। जिस तरह की आपके पास ये है ना, ये इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा जो मैंने आपको पेपर में एक करवाया है ना लास्ट वीडियो में, उसी तरह। चैप्टर 3 आ गया हमारे पास। चैप्टर 3 में हमने करना है प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टार्ट में, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डिमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द एयर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। दो डिमेंशनल मोशन होती है, टू डिमेंशनल। तो आपने ये इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, एक नंबर की डेफिनेशन होगी। 7 नंबर का अगर आता है तो 3 नंबर का ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, और 3 नंबर का आपके पास ये वर्टिकल सम एंगल पे आ जाएगा। 3 नंबर का अगर ये आता है तो आपके पास इस तरह आएगा। और अगर आपके पास वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन एंड कैलकुलेट या ड्राइव हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, अब इन तीनों में से ये तीनों आएंगे, यहाँ वो ऊपरले दो आ जाएंगे 3 नंबर के, या ये तीनों आ जाएंगे 2 नंबर के। तो आपके पास आपने इसकी ये डेफिनेशन लिख देनी है थोड़ी सी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। फिर आपने इसमें थर्ड इक्वेशन यूज़ करनी है और ए की वैल्यू जी पुट करके और वी एफ की वैल्यू 0 पुट करके आंसर निकाल देना है, तो वो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एच के बाद हम टाइम की निकालेंगे, फिर टाइम के बाद रेंज की निकालेंगे, तो आपके नंबर पूरे इंशाल्लाह। ओके, तो ये आपके पास ये नहीं आने वाला। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये शॉर्ट में आ जाएगा। शॉर्ट में इस तरह के, व्हाट इज़ मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सिंपल, एप्लीकेशन नहीं पूछेगा वो। और हाँ, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन की इसमें डिफरेंस पूछ लेगा, तो कोई 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। नंबर 1, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, इस तरह एक पॉइंट वो हो गया। दूसरे पॉइंट में आपने इसमें एग्जांपल लिख देनी है, और थर्ड पॉइंट में इसमें आ जाएगी, कोई भी आप लिख सकते हैं,
मतलब एक पॉइंट आपका यहाँ पे कोलिजन वाला आ गया, ठीक है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड होगी, और नेक्स्ट वाले में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। 3 पॉइंट्स पूरे। फिर है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये आपके पास लॉन्ग है। लॉन्ग में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये था अभी हाईलाइट किया, ये रहा। इलास्टिक explain elastic collision and prove that two bodies colliding elastically, relative speed of approach before collision is equal to relative speed of separation after collision। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ तक बनता है, इधर तक, माइनस वी आई माइनस वी टू। ठीक है, यहाँ से आपने कंसिडर कर ली, 2 बॉल्स ले ली। अब यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये आपने लिखना है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज़ करना है। ये दोनों यूज़ करके फिर इक्वेशंस आपके पास यहाँ तक प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपने वो वेलोसिटी v1 और v2 फाइंड करने के लिए यूज़ करनी है। ठीक, केसेस का नहीं पूछेगा। ओके, अब मेन चीज़ देख लेते हैं। ये जो सवाल थे, प्रोजेक्टाइल मोशन था, HRT था, मतलब हाइट, रेंज और टाइम। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन थे, 2 चीज़ें। फिर न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कौन कौन सा। 7 8 किधर है? हाँ, ये 7 ये वाला और 8 ये वाला, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ यहाँ पे 2 वेलोसिटीज़ जिसमें दी गई हैं वो आपने करना है। हाँ, ये रहा 6 वाला। ठीक है, ये आप करके जाएँ, इसी तरह का आ जाएगा न्यूमेरिकल, अगर इसमें चैप्टर में से आया तो। चैप्टर 4 में आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कंसेप्चुअल बेस पे आएगा। रिलेशन जितने भी है ना इस चैप्टर में वो आपने लाजमी करने हैं। फिर नंबर 2 एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये लाजमी करके जानी है आपने। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स का शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फिर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बॉडी को रोटेट करवाने में हेल्प करे अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। सिंपली यहाँ पे जो भी चीज़ अगर आपको गिवन है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछा है तो उसका फॉर्मूला आपको गिवन किया रहेगा। एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये आपके पास आ जाता है। जैसे लास्ट टाइम आया था ना, वो ये आया था लास्ट टाइम कि आपने किधर चला गया, हाँ ये टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन को इनका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो वो ये वाला आया था। ठीक है, ये एक चीज़ भूल गया हूँ यहाँ पे, आपने गायरोस्कोप, ये आपने देखा ना, गायरोस्कोप होता है, इसका यूजेस क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये आप करके जाएं। ऐसी डिवाइस है जो यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के लिए मेंटेन किया जाता है। ओके, ये आप एक बार पढ़ें, आइडिया हो जाएगा आपको। फिर वेटलेस, ये आया था लॉन्ग में आपके पास, ऐसे ही है। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी से क्या मतलब है, ये पूछा था एक सवाल। दूसरे पे उसने पूछा था कि ये कैसे डिफरेंट होती है ना, नॉर्मल उसकी ग्रेविटी और इसमें डिफरेंस क्या होता है आर्टिफिशियल में। और उसके साथ साथ उसने पूछा था कि ओमेगा फाइंड करो और टाइम पीरियड फाइंड करो, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ें इसने पूछ ली थी। फिर है चैप्टर कंप्लीट। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आपके पास था यहाँ पे एक सवाल, जैसे ये इन्होंने पूछा ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, इसी तरह के सवाल पूछ लेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, या आपने जैसे अर्थ जो है वो अगर 24 घंटे में रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अगर अर्थ जो है वो 8 घंटे में रेवोल्यूशन कर रही है कंप्लीट अपनी, तो उसका क्या होगा। अगर एक व्हील जो है वो 2 सेकंड में कर रहा है तो उसका रेवोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी या एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इस तरह। ठीक है, ये सवाल लाजमी करना है आपने। गायरोस्कोप यूज्ड इन एरोप्लेन्स। ओके, ये सवाल, क्लॉक ऑन, वॉल क्लॉक ऑन शो टाइम। अब देखो टाइम इतना है तो वो कितने सेकंड में कर रहे हैं, इस तरह का सवाल है। सही है, रेडियन पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है आपने। फिर चैप्टर 5 में दो ही टॉपिक्स रह गए अब। एक तो आ गया था ना लास्ट टाइम, ये आपने करना है, वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। नंबर 2 पे आपने करना है
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। ठीक है, ये सवाल आ चुका था, इस बार पॉसिबल है कि आ जाए, वैसे मुझे नहीं लगता इस बार आएगा ये। और एक इसमें से न्यूमेरिकल आपके पास है, ये देखो दो सवाल हैं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्सेस। न्यूमेरिकल सारे इजी हैं, वो आपने बस देखना है, वैल्यूज पुट कर लेनी है। इस चैप्टर में टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास है, ड्रैग फोर्स या स्ट्रोक्स लॉ किसको कहते हैं, विस्कस ड्रैग और सब कुछ एक ही चीज़ है। टर्मिनल वेलोसिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आपने डेरिवेशन है वही सिर्फ करके जानी है। फिर फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो में टर्बुलेंट और जो सेकंड फ्लो है फ्लूइड है आपके पास लेमिनर फ्लो। ओके, स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट, इन दोनों में डिफरेंस आ सकते हैं 3 पॉइंट्स का। फिर है आपके पास नॉन विस्कस कह रहा हूँ, जो आइडियल फ्लूइड है उसकी आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, यहाँ तक ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो आपने ये 3 करके जानी है याद, अभी कर लेते हैं, इतनी टेंशन नहीं है। नॉन विस्कस नंबर 1, दूसरा लेमिनार 2 हो गई याद, तीसरा इनकम्प्रेसिबल 4 होगी, इरोटेशनल ओके कंप्लीट हो गया। दोबारा पढ़ो, नॉन विस्कस, लेमिनार, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल। इरोटेशनल, नॉन विस्कस, लेमिनार एंड फोर्थ कौन सी है, इनकम्प्रेसिबल। फिर है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसमें डेफिनेशन लिखनी है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। ये सारी जो चैप्टर वाइज है ना, 1 से लेकर 10 तक, वो मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है, वीडियोस आप देख सकते हैं उधर, प्लेलिस्ट भी है इसकी। ओके, ये आपने करके जानी है। फिर नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ये करके जानी है। लास्ट टाइम एक आ गई थी इन दोनों में से, इस बार शायद दूसरी आ जाए, कोई पता नहीं है। टॉरिसली थ्योरम, ये आप एक बार करके जाएं क्योंकि ये उसी की है, बर्नौलीज इक्वेशन की है। वेंचुरी मीटर भी बर्नौलीज इक्वेशन की है। मैग्नेस इफेक्ट, ये सारी शॉर्ट में आ सकती हैं चीज़ें। फ्लक्स वाला ये आपके पास शॉर्ट में आएगा, ठीक है। अगर ये ना आया तो इसके साथ वाला इस तरह का, या ये आ सकता है, कुछ भी। न्यूमेरिकल जो है ना, वो ये नहीं होता कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ये सिर्फ लॉन्ग या शॉर्ट के लिए होता है। कुछ क्रिस्टाइन एंड मॉर्फियस सॉलिड में डिफरेंस आपने करके जाना है, 3 पॉइंट्स का करने हैं बस, 3 पॉइंट्स उसके हो जाएंगे। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स में आपके पास है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो तो नहीं पूछेगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी नहीं पूछ सकते। सिंपली आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करके जानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपने करना है मॉडुलस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लॉन्ग में पूछ लेते हैं, तो इसका आपने नंबर 1 ये ग्राफ बनाएंगे, शो करना है ग्राफ बना के, ठीक है। ग्राफ बना के ये शो करना है, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ से हमने वर्क निकाला, वर्क जो है हमारा हाफ एफ एक्स के इक्वल आता है, तो उसमें से हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली, के निकाल लिया ऊपर वाले में से, ये हुक्स लॉ से लिया गया है, ठीक है। इसमें पुट किया, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी ये आ गई, फिर एफ और पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, सिंपल, ठीक है, इतना सा। इसमें जो है ना वो आपने करना है न्यूमेरिकल 4 3 न्यूमेरिकल, और सॉरी सेकंड 3 और 2, ये लाजमी आ सकते हैं, इनमें से कोई एक आ जाए क्योंकि ये थोड़े मुश्किल से। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई चीज़ या सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, जितनी भी उस एक कंटेनर में है ना, या एक बॉडी में जितनी भी एनर्जीज हैं सबको सम कर लिया जाए, वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। वो सारी जो है ना ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। इसी तरह एक सवाल उन्होंने पूछा था अभी न्यूमेरिकल बेस में, कि एक इतने जऊल है दूसरा इतने जऊल है, तो इनमें आपके पास एंट्रोपी क्या होगी। अब वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था कि इरिवर्सिबल है, और उसके साथ एक और था आइसोथर्मल था या आइसोबैरिक। अच्छा, मेन चीज़ उसमें आपने ये समझनी थी कि उसका जो डेल्टा यू था ना वो ज़ीरो था। जब डेल्टा यू ज़ीरो होगा मतलब एनर्जी कांस्टेंट है वहाँ पे, ठीक है, तो वो एंट्रोपी चेंज ही नहीं होगी, तो उसका फाइनल आंसर ज़ीरो आता था। लेकिन हम सब ने या मोस्टली बच्चों ने वो ये लगाया था कि उसमें से माइनस कर दिया था और आंसर निकाल दिया, वो सबका गलत हो गया।
आइडियल गैस इक्वेशन ये नहीं पूछ सकते, काइनेटिक एनर्जी ये भी नहीं आना, वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इसमें अब आएगा आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आ गया, अपने इसकी इक्वेशंस याद कर लेनी है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, व्हाई इज आइडियाबैटिक प्रोसेस इज स्टीपर देन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ये क्वेश्चंस एंड में अगर लिखा है तो मैं दिखाता हूँ आपको। फिर आपने इधर हीट इंजन करना है, कॉर्नट इंजन करना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक ये लॉर्ड कैनवेल और रोडोल्फ की करनी है दो। थर्ड है आपके पास इंट्रोपी की, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कॉर्नट इंजन है। कॉर्नट इंजन मेरे पास लिखा हुआ है, इतना इजी सिंपल सा है। तीन तीन पॉइंट्स उसके बने हुए हैं। आइसोथर्मल प्रोडक्ट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के 3 पॉइंट्स। मेन जो पॉइंट्स है ना वो हैं इसमें आइसोथर्मल में कि गैस जो है वो एक्सपैंड हो जाती है। फिर एडियाबैटिक में गैस जो है वो एब्जॉर्ब या रिलीज़ कुछ भी नहीं होता। फिर थर्ड वाले में गैस लो हो जाती है, मतलब वो कंप्रेस हो जाती है। लास्ट वाले में भी गैस निकल जाती है, ठीक है। इसी तरह फिर एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नट इंजन है। कॉर्नट इंजन आपने इसकी एफिशिएंसी अलग से करनी है, वो दोनों। ये एक ही सवाल पूछ लेते हैं, कॉर्नट इंजन एंड इट्स फाइंड इट्स एफिशिएंसी। 6 नंबर का या 7 नंबर का आ जाता है। सी पी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की। इसका लास्ट टाइम आया था पिछले साल, अभी की बात नहीं कर रहा, पिछले साल। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू सी के इक्वल था, ठीक है। वो ये था कि आपने ये फाइंड करना था, यहाँ से ये फाइंड करना था सी पी कूलिंग का और सी पी हीट का, उन दोनों को इक्वल करना था। फिर आपके पास एंट्रोपी, एंट्रोपी की ये थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे। अभी मैंने आपको बोला ना 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो वो यहाँ तक थी। साइन ऑफ एंट्रोपी का फाइंड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यूब ओवर T2 माइनस क्यू ओवर T1। ख़त्म हो गया चैप्टर, बस इतना से चैप्टर था, इसमें 3 चीज़ें याद करने वाली हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सवाल कौन सा हो सकता है। इंटरनल एनर्जी पे नंबर 1, नंबर 2 आपके पास है यहाँ पे y इज 8.7 वाला, ठीक है। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ये सवाल भी दोनों सेम है, आंसर इसके दोनों सेम है। फिर आपके पास कॉर्नट इंजन। अच्छा हाँ, एक और बात, इंट्रोपी हमेशा राइज होगी, डिसऑर्डरनेस हमेशा इंक्रीज होता है, डिसऑर्डर की तरफ जाता है ना। यूनिवर्स जो है हमारा वो भी डिसऑर्डर की तरफ ही जा रहा है, समझ रहे हो। डिसऑर्डर होगा, लाजमी होगा। ये नहीं होगा कि कोई भी चीज़ परफेक्ट हो रही है, ऐसा नहीं होगा। फिर हमारे पास चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 में लास्ट टाइम इंटेंसिटी का पूछ लिया था इन्होंने, इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के, ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये था, ठीक है। इसका पूछा था, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये सवाल था, ए स्क्वायर है। तो अगर आपने एम्पलीट्यूड को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया या इंटेंसिटी को 10 टाइम इंक्रीज किया है तो एम्पलीट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस तरह का सवाल पूछा था कंसेप्ट बेस पे। तो कुछ भी आ सकता है उसमें से। फिर है आपके पास डॉपलर्स इफेक्ट, डिफाइन डॉपलर्स इफेक्ट एंड आल्सो डिस्कस इट्स केसेस। तो पहले मैं एक आपने ले गए, ये डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। डायग्राम जब बनाएंगे तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी को आपने करना है, कैसे इंक्रीज़ हो रही है कैसे डिक्रीज़ हो रही है। 2 चीज़ें यहाँ आपने कर लेनी है। फिर एप्लीकेशंस कर लेनी है डॉपलर्स इफेक्ट की। सुपरपोजिशन ये इस पर नहीं आने वाला, हाँ अभी आने वाला है आपके पास। ये सवाल तो आ चुका ना, अभी इंशाल्लाह आपको बीट्स के बारे में पूछा जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। यहाँ पे था यार सवाल एक, किधर चला गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये रहा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इनके दरमियान डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं इसके भी। बीट्स पे न्यूमेरिकल आता है, वैसे वो ज़्यादा नहीं पूछते। स्टेशनरी वेव्स, इसकी डेरिवेशंस आप कर लें एक बार। चैप्टर्स ख़त्म हो गए यहाँ पे। हाँ, पोलराइजेशन क्या आ जाता है, पोलराइजर्स कैसे यूज़ करते हैं हम पोलराइजेशन में। ठीक है, चैप्टर 9 हो गए आपके कंप्लीट इंशाल्लाह। अब इधर तक आप कर लें, आपका पेपर 60 मार्क्स प्लस आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपने फुली लेने हैं तो फिर सबमिट करना पड़ेगा आपको। कूलम्स लॉ है, ये नहीं अब आने वाला। हाँ, ये आ सकता है, इस तरह ये पूछ सकते हैं कि जो कूलम्स लॉ है वो कैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रिलेट करता है, कैसे रिलेट करता है उसके साथ। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनमें क्या डिफरेंस आता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं, ये आ जाती हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ तक कोई सी 3 आपने करके चलनी। पोटेंशियल ग्रेडियंट इस बार ये देखना लिखवा लो, आ जाएगा, ये प्रूव करना है आपने, ये लाजमी आना है। और यहाँ पे एक असाइनमेंट है ये वाली, शो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, ये सवाल है। फिर ये तो आना ही नहीं है, फोर फ्लूइड वाला। फिर है आपके पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नहीं पूछा जाएगा इस बार। ये भी मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाए, क्योंकि लास्ट टाइम ये पूछ चुके हैं वो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आप सिंपल सी बात है, हम एक सवाल करते हैं इसमें से। इस पूरे चैप्टर का आपने ये कर लें, ये वाला कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर एलडीआर है, एलडीआर में सिंपल चीज़ आपने बतानी है कि लाइट कैसे इंक्रीज़ होती है और रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज़ होती है, उसका करना है। पावर वाले में पावर डिसिपेशन आप कैलकुलेट करना जानते हो, बस किरचॉफ लॉ आ जाता है। किरचॉफ लॉ में सिर्फ न्यूमेरिकल आना है, ये इस तरह आपको बस ये बनानी आनी चाहिए कैसे बनेगी। ठीक है, लूप्स 2 आएंगी, कोई भी, फॉर एग्जांपल ये लूप है तो इसका करंट एक ऐसे फ्लो कर रहा है, एक ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आपने ये देखना है कि जो बैटरी है उसका आप कैसे करेंगे। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल हम करते हैं सॉल्व, फिर देखते हैं। ओके, ये है हमारे पास एग्जांपल। तो आपको तो पता है एग्जांपल भी आ सकती है, असाइनमेंट भी आ सकती है, यहाँ उधर से वो भी दे सकते हैं एक्सरसाइज से भी। तो यहाँ पे देखें आप, किरचॉफ लॉ, 2 लूप्स हैं, करंट एक फर्स्ट वाले लूप में इधर जा रहा है। फर्स्ट लूप हम इसको कह लेंगे क्योंकि बैटरी इधर अटैच है ना, ये बैटरी है, तो हमारे पास जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव में आ गया, फिर माइनस आई, आई जो है वो करंट है हमारे पास। रेजिस्टेंस हमारे पास है यहाँ पे 1 2 3, ओके 5 रेजिस्टर्स, 1 2 3 4 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, 4 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, और पांचवा जो है वो दोनों में कॉमन है, ऐसे ही। तो इसको हम पहले लूप्स लेंगे, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ और फिर बी पे जाएं, यहाँ ए बी एफ ई बी, कोई भी। फर्स्ट वाली हमने ली, ये वाली ली है। ठीक है, इसमें देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ऐसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा, ये E1 आ गया पॉजिटिव में। फिर माइनस I1, I1 क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव और माइनस जो है वो कैंसिल उसमें नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आई लिखा R1 इसलिए लिखा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस I1 R2। ठीक है, माइनस I1 R2, फिर माइनस यहाँ पे दोनों जो है ना करंट, वो दोनों उसमें ऐड हो रहे हैं। ऐड होने की वजह से यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि
दोनों कॉमन है ना, तो जिसका ज़्यादा होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। R4 किधर है, ये इज R4, ये इसी को उसने R4 किया है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है हमारे, ये टोटल हमारे पास 0 के इक्वल आता है, ऐसे ही है ना। जब 0 के इक्वल आता है तो हम सब अब यहाँ पे सबके वैल्यूज़ जो हैं वो देख लेते हैं। इन सब की वैल्यूज़, एप्सिलॉन नॉट 1 की वैल्यू हमारे पास 3 वोल्ट है। 3 यहाँ पे पुट की, सबकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर हमारे पास फाइनली यहाँ तक आ गया। यहाँ ये बन गया हमारे पास इक्वेशन 1, I1 I2 इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी लूप में, इस लूप में लेंगे हम करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है इधर E2, ये फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कर रहा है ना, तो E2 ले लिया हमने, यहाँ पे लिखा हमने E2, फिर है माइनस R5, I2 R5, फिर माइनस, ये देखो ये दोनों आ गए ना, इन दोनों में फिर से डिफरेंस ले लिया हमने। जिस लूप का हम लेंगे उसको पहले लिखेंगे, जिस के लिए ले रहे हैं वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। और जो हमने जब पहले वाली लूप का लिया था उसमें I1 रखा था, अब हम दूसरी का ले रहे हैं तो I2 रख रहे हैं, समझ रहे हो। फिर सब रेजिस्टेंस जो जिसके लिए ले रहे हैं, अब यहाँ पे R4 है तो R4 लिखा, फिर नेक्स्ट है I2 और R3 माइनस का लिख लिया, ठीक। अब ये सारा है जो 0 के इक्वल है। इसी तरह ये भी हमने सॉल्व करके किया, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर्स यहाँ तक आ गया। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन। अब दोनों को हमने सेम करना है, सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद ऐड अप कर देंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब इन फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया, मैथ में आपने 9th क्लास में एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड तो किया होगा ना, क्रैमर रूल्स में। एक का आंसर आई हमारे पास 0.56 आया, तो या फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या सेकंड में, हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो I1 यहाँ पे पुट करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास I2 का 3 एम्पेयर आ गया, सॉरी 3 एम्पेयर कह रहा हूँ, 11 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 6 I2 इज इक्वल टू 3। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो उधर जाके माइनस कर दिया 3 में से 5, तो 2 आ गया, तो करंट जो है वो माइनस समथिंग आ जाता है, ठीक है। 0.3 यहाँ पे लिखा हुआ। इसी तरह ये है इक्वेशन, एक जो लूप्स हैं, अब यहाँ पे दोनों लूप्स हैं, तो ये एक आ रही है माइनस से पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे एप्सिलॉन माइनस में लेंगे हम, माइनस एप्सिलॉन नॉट लेंगे, ठीक है। कॉपी निकाल लो, अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। माइनस एप्सिलॉन नॉट, फिर प्लस I1 माइनस I2 इंटू आर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल। तो आर और इनकी वैल्यूज़ हम साथ में लिख लेंगे, ठीक है। फिर दूसरी लूप में जाएंगे, दूसरी लूप में हमारे पास है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव लेंगे, एप्सिलॉन कितना है 6 है, 6 पॉजिटिव में आ गया। फिर माइनस आई टू के साथ I2 माइनस 1 इंटू 2, फिर उसके बाद माइनस I2R2, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों में वैल्यूज पुट कर लेंगे, फिर आंसर फाइनल आ जाएगा हमारा, ओके। इसके अब एक्सरसाइज वाला सॉल्व देखते हैं कैसे करना है, अगर जगह हुई तो फिर हम उधर ही करेंगे। यहाँ पे ये निकाल लेता हूँ मैं, टेक्स्ट करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम करते हैं इस वाले का, पॉजिटिव से हम यहाँ से ऐसे लेंगे, ठीक है। इस वाले का हम यूँ लेंगे, इसमें ड्रॉ है, हम यहाँ पे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को मैं ई से कर रहा हूँ, ई माइनस पॉजिटिव से लिया ना, तो यहाँ पे ई ये आ गया, माइनस यहाँ पे R1, इसको हम R1 कह लेते हैं, माइनस I R1, ठीक है। ई माइनस IR1, फिर दूसरे नंबर पे माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट वाला था तो हम यहाँ पे करंट I1, सॉरी यहाँ पे मैंने I1 नहीं लिखा, I1 आप इसको लिख लेंगे, I1 माइनस I2,
फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस, इसको हम R2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। R2 इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। ई कितना है हमारे पास, 6 है, 6 माइनस आई कितना है, आई 3 था, 3 के साथ R1 सॉरी आई हमने फाइंड करना है, तो आई और 3 इनको मल्टीप्लाई किया तो 3i बन गया हमारे पास, 3i1 माइनस इन दोनों को फाइंड करना है, माइनस i1, तो यहाँ पे i सिंपल लिखेंगे क्योंकि पहले सिंपल लिखा हुआ है, माइनस i2, r की वैल्यू 1 थी तो 1 कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 था। नेक्स्ट वाले में हमारे पास आ जाएगा 6 को दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस आता है, 6 माइनस 4i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ गया i2 माइनस 4i इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, ये इक्वेशन 1 बन गई इसकी। दूसरी इक्वेशन में हम देखते हैं कि करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, हम इसको जैसे ये लूप लिया ना उसी तरह हम यहाँ से ही करंट को करवाएंगे, ठीक है। अब देखो ये कर रहा है हमारे पास किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव लेंगे हम तो हमारे पास जो आएगा, इधर लेते हैं, ओके। अब लिखे ज़रा ई माइनस आई, यहाँ पे i2 आएगा ना, i2 का यूज़ करें हम क्योंकि सेकंड लूप है, i2r, यहाँ पे i2r आ जाएगा, कोई भी आप r की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे 2 है। सेकंड वाले में माइनस करेंगे हम i, ब्रैकेट लगाएंगे पहले, सॉरी यार क्या हो रहा है, i कौन सा वाला i है, यहाँ पे 2 है, जिस p i2 माइनस i1, i1 लिखने की जरूरत नहीं है, i लिख लेते हैं, आपने उधर लिखना है, इधर अच्छा नहीं लग रहा था। मल्टीप्लाई कर रहे हैं r के साथ, r की वैल्यू हमारे पास गिवन है ना 1 के इक्वल, यहाँ पे r लिखा, फिर नेक्स्ट माइनस करेंगे हम i2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं r के साथ, इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास e कितना है, e की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो 9 माइनस i2 हमें फाइंड करना है, i2, r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू 2 थी, तो 2i2 हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस इसको सिंपल ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि r1 है ना, तो 1 को कैंसिल आउट कर दो, निकाल दो, i2 माइनस 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 प्लस हो जाता है, प्लस i प्लस आई क्या है, माइनस i2r, r कितना है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3ir लिखेंगे, 3i2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन में अब देख लो i2 की वैल्यूज़ कितनी है, 2i1 सॉरी 2i2 माइनस i2 फिर माइनस 3i2, ये टोटल कितनी 6 होगी, 9 माइनस 6i2, ठीक है, 6i2 और a जो है वो +1 में है, प्लस i इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको दोनों को एक साइड पे रखते हैं और इसको निकाल लेते हैं,
9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। आई प्लस में आ गया यहाँ पे, -6 I2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 2 बनी, यहाँ पे आई आता था, मैंने 1 लिखा। ओके, I2 यहाँ पे 1 के इक्वल है और यहाँ पे 6 I2 है। ऐसे ही है, यहाँ पे 4 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल। इस इक्वेशन को, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आंसर हमारे पास आ गया 4I माइनस 24I2 इज इक्वल टू -36। इसको इसलिए हमने किया क्योंकि इसके साथ कैंसिल किया जाए। ठीक है, नीचे कर लिया हमने माइनस इस वाली इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ इधर माइनस हमने किया। ठीक है, ये इक्वेशन इधर आ गई। तो इसके बाद फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे I2 की वैल्यू, ये दोनों जब कैंसिल आउट हो जाएंगी, हम अभी कैंसिल आउट कर रहे हैं I1 को, तो I2 इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास 23I2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया ना हमने तो हमारे पास 40 आ गया, -40। नीचे हमारे पास आ जाता है I2 की वैल्यू इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, इतने एम्पेयर आंसर आ जाता है हमारे पास। इसी तरह अब ये I2 की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें I2 में, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर अब बताएं मुझे, दोबारा इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और ओके, ये है नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3 नंबर का शॉर्ट बन सकता है एक, और आपके पास F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ठीक है, ये प्रूव आपने करना है। ये लॉन्ग आ सकता है आपको, ये वाला लॉन्ग, ये लॉन्ग आ सकता है इस चैप्टर में से। फिर है नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट ये साइक्लोट्रॉन का मैंने आपको एक बार जिक्र किया था। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर वो कौन से चैप्टर में है, क्या होता है वो, तो वो ये चीज़ थी। ठीक है, ये आपने ये यहाँ तक। फिर नंबर 2 आपके पास एक ये था, सॉरी साइक्लोट्रॉन वाला ये था, उसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, ओमेगा फाइंड करने के बाद ये लाजमी करना है। और एक ये डेरिवेशंस आपने देख लेनी है। वेलोसिटी सिलेक्टेड मेथड क्या होता है आपके पास, ये शॉर्ट में पूछा जाता है नॉर्मली। नेक्स्ट आ जाए आपके पास सोलेनॉइड वाला, वो शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है। ये भी शॉर्ट है, ये लॉन्ग के लिए है, क्योंकि इसमें ये जो डेरिवेशंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन, ये शॉर्ट में है। फैराडे लॉ शॉर्ट में, अब ये आ चुका है, ये नहीं आने वाला अब फैराडे लॉ दोबारा। ठीक है, लेंजेस लॉ, ये अब इस बार लेंजेस लॉ पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि ये क्या होता है आपके पास। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेपर आपका कंप्लीट हो चुका इन्हीं चैप्टर से। ये दो जो है ना, मैक्सिमम एक लॉन्ग आ जाएगा जो आपको नहीं आता होगा मैक्सिमम, और वो भी उसके साथ आप अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल और इनर्शियल, ये मैंने आपको करवा दिया है। ऐसे ही है ना, कॉन्सिक्वेंसेस में आपके पास ये लाजमी करनी है आपने, मैस एनर्जी इक्वेशन, फिर आपने लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम कंट्रैक्शन, मैस वेरिएशन, मैस एनर्जी वाले में ये आपने लिखनी है। ठीक है, बस आपका चैप्टर ये भी कंप्लीट, इतना सा था।
और 14 चैप्टर में अगर आपने स्किप करना है तो कर सकते हो, अगर आपने बाकी 13 चैप्टर कर लिए हैं ईजिली होकर स्किप करो इसको। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स, ये तो सिंपल सी चीज़ें आपको पता होता है। अल्फा में क्या होता है, +2 होता है, बीटा में -1 होता है और गामा में +2 आ जाता है। ठीक है, गामा रेजेस, चार्ज वगैरह, अल्फा डीके, बीटा डीके, इनमें इक्वेशंस आपने देख लेनी है। ठीक है, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके क्या होता है। ओके, यहाँ पे लॉन्ग जो बनता है आपके पास वो क्वार्क्स फैमिलीज के बनता है। व्हाट इज मीन्ड बाय क्वार्क, एंड ये लॉन्ग बनेगा आपका। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। ठीक है, टॉप बॉटम में डिफरेंस। फिर हेड्रॉन एंड लेप्टॉन में डिफरेंस आ जाता है आपका। हेड्रॉन एंड लेप्टॉन भी इधर ही दिया गया होगा। ये इन दोनों में डिफरेंस पूछे देंगे, कोई 3 पॉइंट्स आपने बता देने, इसका चार्ज का बता देने या समथिंग, कुछ भी। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपने बता दें। फिर आपके पास म्यून है, बोसॉन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यून है, बोसॉन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, आपका ये चैप्टर हो गया। अब इंशाल्लाह सुबह आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, तैयारी आपने बहुत अच्छी की हुई है, तो आपके एक्सक्यूज़ेस भी इन्हीं में से आ जाएंगे। ठीक है, सब कुछ आता होगा आपको, रिलैक्स होकर करना है पेपर। पेपर की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने 2 घंटे में पेपर सारा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और कोई दिखाएगा ये, उस पेपर की आपने टेंशन नहीं लेनी, पेपर बहुत ही ईजी आता है। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ करें आप भी।